हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। पिछले वाले वीडियो हमने डबल सर्कुलेशन बारे में पढ़ा था, जिसमें ब्लड वेसल्स पढ़े थे, आर्टरीज और वेन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था कि वहाँ पर ब्लड वेसल्स के सीक्वेंस पूछ लिए जाएंगे, आर्टरी हो चाहे वेन हो। दोनों तीन लेयर हमने पढ़ा था, तीन लेयर से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हमारे हार्ट की जो एक्टिविटी होगा कौन रेगुलेट करता है? तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी जो हमारे हार्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटी होता है वो रेगुलेट कर दिया जाएगा इंट्रिंसिकली, एक तरीके से अंदरूनी तरीके से। हमारे हार्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटी होगा वो इंट्रिंसिकली रेगुलेट कर दिया जाएगा, यानी ऑटो रेगुलेटेड हमारा हार्ट होता है। ऑटो रेगुलेटेड होता है नोडल टिश्यू की वजह से। और नोडल टिश्यू क्या होगा, एक स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं। हमने नोडल टिश्यू पिछले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिया था। नोडल टिश्यू 5 प्रकार के होते हैं: एसए नोड, एबी बंडल, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल और परकिंजे फाइबर। और जो हमारे हार्ट में एसए नोड द्वारा ही हार्ट बीट इनिशिएट होता है, इसलिए हम हार्ट को हम क्या कहते हैं, मायोजेनिक कहते हैं। कहते हैं कि कोई सा भी, जैसे हमने डाइजेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, या हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, हम कहते हैं जो जिस चीज़ का हमें सबूत मिलता है, हमें एक फंडा याद करना है, जिस चीज़ का हमें सबूत मिलेगा वो हमें मेडुला ऑब्लिगेंटा ही सेंटर कंट्रोल करेगा। कैसे? जैसे उल्टी होता है तो वहाँ पर भी मेडुला ऑब्लिगेंटा, दिल का धड़कना तब भी मेडुला ऑब्लिगेंटा, सांसों का मतलब देखिए, हम सीने पे हाथ रखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्रीथिंग हमारा चल रहा है, ये हमें सबूत मिल रहा है, तो हम जान जाएंगे कि वो मेडुला ऑब्लिगेंटा ही कंट्रोल कर रहा है। दिमाग में आपको यही आना चाहिए, जो चीज़ हमें सबूत मिले वो हमें मेडुला ऑब्लिगेंटा कंट्रोल करता है। तो जो मेडुला ऑब्लिगेंटा होगा एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जो कार्डियक के फंक्शन को मॉडरेट करता है, मतलब संतुलित करता है, कंट्रोल नहीं करता है, कार्डियक के फंक्शन को संतुलित करता है। और जो ये मॉडरेट हो रहा है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा न्यूरल सिस्टम, जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपैथेटिक होता है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक होता है। पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, दूसरा हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। देखिए, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, हमेशा अपने जीवन में मुसीबत ला के देखिए। अगर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो आप मुसीबत ला के देखिए, वो सब अपने आप आ जाएगा। जैसे शेर सामने आ रहा है तो हमारा हार्ट बीट इतना तेज़ भागेगा कि जैसे लगता है कि शेर हमें खाना ला जाए, तो हमारा हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ जाता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब न्यूरल सिग्नल आता है तो क्या होगा, हार्ट बीट रेट क्या होगा, हमारा बढ़ जाता है। अगर सोचो हार्ट बीट रेट अगर बढ़ जाएगा तो हमारे जो हार्ट का जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा बहुत तेज़ी से ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ हमारा हार्ट धड़केगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत तेज़ हो जाएगा। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ हो जाएगा, हम जाएंगे कि हमारा कार्डियक आउटपुट बहुत तेज़ बढ़ जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं हमारा हार्ट धक 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 चलता रहता है, तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नाम ही बताता परे रहना, मतलब सोए रहना, कोई चिंता नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे हम जब रेस्ट का अवस्था में होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। चलो भाई कोई काम नहीं, अगर तुम्हारे पैर में अगर कुत्ता मूत भी रहा है, तुम सोए हो भाई, कोई बात नहीं, कुत्ता मूत रहा मूतने दो, बस यही बात है। पैरासिम्पैथेटिक हम बोलेंगे नहीं। पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरल सिग्नल होता है ये क्या करता है, डिक्रीज करता है हार्ट बीट को, हार्ट बीट रेट को घटा देता है। और जो स्पीड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल होगा ये भी घट जाता है, जिससे हमारा कार्डियक आउटपुट भी घट जाएगा, मतलब ये सब घटाता है। और हमारे बॉडी में एड्रिनल मेडुला के द्वारा, हम जब आपको हार्मोन्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पर एड्रिनल मेडुला आएगा। एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक एड्रेनिल और दूसरा नार एड्रेनिल, या हम कहते हैं इपिनेफ्रिन या नार एपिनेफ्रिन, इसका दूसरा नाम हो जाएगा। एड्रिनल मेडुला से इपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन हार्मोन्स निकलते हैं, जो क्या करते हैं, कार्डियक के आउटपुट को बढ़ा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर समाप्त हो जाएगा हमारा एनसीईआरटी। डिसऑर्डर ऑफ, हमने हर चैप्टर में डिसऑर्डर पढ़ते हैं, डिसऑर्डर से क्वेश्चन आते भी रहते हैं एनसीईआरटी में। जो डिसऑर्डर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर में सर्कुलेटरी सिस्टम, हाई ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम हो जाएगा हाइपरटेंशन। आप ज़्यादा सोचते हैं तो हाइपरटेंशन का शिकार होंगे।
हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा हायर हो जाता है, देखते हैं पूरा हमारा चेहरा लाल हो जाता है। हाइपरटेंशन पढ़ने से पहले हमें नॉर्मल देखते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। यदि 120/80 होगा, 120/80 होगा या 120/80 होगा तो हम जान जाएंगे उसका कोई भी पर्सन होगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। जिसमें से हम मेजर करते हैं 120 mmHg हमें बताता है सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर के बारे में बताता है, और जो 80 होगा वो डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर के बारे में बताता है। जैसे 120/80 हम पढ़ते थे शुरुआत में, 120/80 होता है। 120/80 ये क्या होता है, ND आप ट्रिक याद के नोमिनेटर मतलब अंश और डिमिनेटर मतलब हर हो जाएगा। नोमिनेटर और डिमिनेटर अंश 120 हो जाएगा, हर 80 हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल बीपी हो जाएगा। कहते कि अगर कोई भी पर्सन होगा कि हमारे पास कोई पेशेंट आया, कहे डॉक्टर साहब हमारा बीपी नाप लिए, देखिए हमारा बीपी हाई है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि उस पर्सन का बीपी हाई है कि नहीं है। यदि आप उस इंडिविजुअल को आप बार बार बीपी आप नापिए, रिपीट चेक करिए बीपी। यदि आप रिपीट चेक कर रहे हैं बीपी या ब्लड प्रेशर उस इंडिविजुअल को 140/90 140/90 आ रहा है, आप 4-5 बार रीडिंग नापें या उससे ज़्यादा आए, तब हम जान जाएंगे कि उसका ब्लड प्रेशर हायर हो गया है और हाइपरटेंशन शिकार हो गया है। यदि मान लीजिए 180/80 हो गया तो हम कभी नहीं कहेंगे कि उसका बीपी हाई है। जब तक दोनों वैल्यू 140/90 140 जब तक 90 नहीं होगा तब तक बीपी हाई नहीं होगा। 140 ऊपर है ये कोई बात, नीचे तो 80 है इसलिए बीपी हाई नहीं मानेंगे। यदि मान लीजिए किसी पर्सन को 120 है और नीचे 90 है या 100 है, 95 है, नीचे चलिए मान लीजिए 95 है, तभी बीपी इसका हाई नहीं होगा, तभी ये हाइपरटेंशन, तभी नॉर्मल पेशेंट होगा। आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। जब तक जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है 170 ऊपर हो गया, नीचे क्या होगा 100 हो गया, तो हाँ इसको हम कहेंगे हाई बीपी। इसको हाई बीपी हो चुका है क्योंकि ऊपर भी ज़्यादा है नीचे भी ज़्यादा है। सिस्टोलिक ऊपर होगा, ऊपर वाले को हम सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे वाले को हम कहते हैं डायस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक सिस्टोलिक दोनों ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर जो 120 है वो सिस्टोलिक हो गया और 80 का तो डायस्टोलिक हो गया। वैसे यहाँ पर 140 का तो सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक हो गया। यदि 140/90 होगा या उससे ज़्यादा हो गया तभी हम कहेंगे उस पर्सन को हाइपर टेंशन हो गया। हाइपर टेंशन जब होगा तो हाई ब्लड प्रेशर होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके हार्ट में बीमारियां हो जाएंगी, हार्ट डिजीज हो जाएगा। और हार्ट जब डिजीज होगा, हाइपर टेंशन से और एक बुरा प्रभाव पड़ता है वाइटल आर्गन, किडनी और ब्रेन, ये भी अफेक्ट हो जाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वाइटल आर्गन, आपका किडनी भी खराब हो सकता है, ब्रेन भी फेल हो सकता है, ब्रेन की नसें फट सकती हैं हाइपर टेंशन की वजह से। और कैड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा इसे हम कहते हैं एथेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसमें क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में जैसे इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा। इसमें खून के जो पाइप होगा वो चोक पकड़ लेता है, उसमें नाली ही जाम हो जाती है। जैसे आप नाली देखते हैं नाई में, जहाँ नाई बाल बना रहा है, यदि उसी नाली में नाई यदि बार पर डे गिराता रहे तो एक दिन पानी का फ्लो भी रुक जाएगा। बस उसी प्रकार हमारे जो ब्लड वेसल्स इसमें अफेक्ट हो जाएंगे कैड बीमारी के ऐसे में। इसमें जो होगा हार्ट के जो मसल्स होते हैं इसमें ब्लड सप्लाई ही नहीं पहुंच पाती है जितना उनको चाहिए। भाई कोई खाएगा नहीं तो मर तो जाएगा ही, तो यहाँ पर हार्ट की जो मसल्स में ब्लड सप्लाई ही नहीं हो पाती है जितना उसको चाहिए। इसमें क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स अफेक्ट हो गया है इसमें ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो चुका है, कोई चीज़ जम चुका है। जैसे कैल्शियम जम जाता है, मतलब जमता नहीं, कुल मिला कैल्शियम का पपड़ी बनने लगता है। कैल्शियम हो सकता है या फैट डिपोजिशन हो जाएगा या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है या फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे क्या होगा जो नाली था या ल्यूमेन था आर्टरी का वो सकरा हो जाएगा। और अंजाना पेक्टोरिस में क्या होगा, अंजाना पेक्टोरिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। अंजाना पेक्टोरिस को अंजाना हम अंजाना पेक्टोरिस कहते हैं। इसमें क्या होगा, अंजाना के केस में कोई भी व्यक्ति होगा अगर ये अंजाना का शिकार होगा उसके सीने में बहुत तेज़ी से दर्द होगा, अक्यूट चेस्ट पेन, बहुत तेज़ सीने में दर्द होगा। इसका दर्द होने के कारण क्या था, इसके जो हार्ट मसल होंगे, हार्ट मसल के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रहा है।
जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगा तो बहुत तेज़ सीने में जलन दर्द हो जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि वो व्यक्ति अंजाइना का शिकार हो गया है। और अंजाइना आदमी को हो सकता है और मेहरारू भी हो सकता है, मेन और वोमेन दोनों को हो सकता है। और ज़्यादातर एक सबसे ज़्यादा कॉमन ये होता है मिडिल एज, और जैसे कोई 50 साल 45 साल के बीच में एंजाइना ज़्यादा शिकार होते हैं। और एल्डर जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ज़्यादा एंजाइना होता है। एंजाइना होने का कारण क्या होता है, जब एंजाइना हो जाता है इसमें ब्लड फ्लो भी अफेक्ट हो जाता है। हार्ट फेलर, जैसे कोई आप काम कर रहे हैं, आप नहीं पास हो रहे हैं परीक्षा में, आप फेल हो रहे हैं, आपने काम किया ही नहीं, बस वैसे मतलब हार्ट फेलर, हार्ट ने काम कर ही नहीं रहे हैं। जितना हमारे बॉडी को ब्लड के जितना आवश्यकता होगा वो हार्ट हमारा ब्लड उतना पहुंचा ही नहीं पा रहा है, तो हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेलर मतलब ये होता है एक ऐसी अवस्था हार्ट का, नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। जितना हमारी बॉडी की वो आवश्यकता है जितना ब्लड, उतना हार्ट से आज ब्लड पंप नहीं हो रहा है, उसे हम कहते हैं हार्ट फेलर। हार्ट फेलर को हम कहेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलर कहते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलर मतलब क्या होगा, हमारी जो लंग्स में कंजेस्टन जकड़न महसूस होगा, कंजेस्टन ऑफ लंग्स एक सबसे बड़ा लक्षण हमें दिखाई देता है हार्ट फेलर केस में, सीना तुम्हें जकड़न महसूस होगा। जो हार्ट फेलर होगा वो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक से एकदम डिफरेंट होता है। अब कार्डियक अरेस्ट किसे कहते हैं, जो कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या होगा, हथकड़ी लगा दिया जाए, मतलब हार्ट स्टॉप बीटिंग। जैसे कोई हथकड़ी, जो क्रिमिनल होते हैं पुलिस वाले जाते हैं तो उसके हथकड़ी हाथ में तुरंत हथकड़ी लगा देते हैं, तो बस यही होता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या होगा, हार्ट स्टॉप बीटिंग, हमारा हार्ट अब बीट ही नहीं कर रहा है, आदमी स्वर्गवास पहुंच जाता है। और हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक एक बार आया, 2 बार, तीसरी बार ऊपर चला जाता है, यही होता है। हार्ट अटैक में क्या होगा, हार्ट अटैक में जो हमारी हार्ट की जो मसल्स होगा उनको पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई ही नहीं हो रही है। हमारे हार्ट अटैक के जो शिकार होते हैं, हमारे जो हार्ट की जो मसल होगा वो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, भूखमरी की वजह से हमारा हार्ट मसल्स डैमेज हो जाता है। हार्ट अटैक मतलब क्या होगा, जो हमारे हार्ट की जो मसल्स होगा वो पूर्ण रूप से क्या होगा, डैमेज हो जाता है। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, अपर्याप्त मात्रा में ब्लड पहुंचने के कारण जो हमारे हार्ट की जो मसल्स होगा डैमेज हो जाता है, उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक कहते हैं। अभी हमने पढ़ाया था एक वीडियो लेक्चर में, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, तो हम एक पॉइंट आपको दिखाते हैं। देखिए, जो स्ट्रोक हमने वॉल्यूम को बीट वॉल्यूम कहा था, यहाँ पर देखिए लिखा है कि 70 ml ब्लड पंप आउट बाई ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, उसे हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम या बीट वॉल्यूम। हमने यही बताया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक हम आपको एक और करवा देता हूँ कि यहाँ पर जो हार्ट होगा, हार्ट हमारा ऑटो एक्साइटेबल होगा, और हार्ट के जो फंक्शन होगा मॉडरेट किया जाता है न्यूरल और हार्मोन्स मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म द्वारा। यहाँ एनसीईआरटी की एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया गया। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैच का। यहाँ पर जो इस्नोफिल होगा, हमने पढ़ा था इस्नोफिल होगा रजिस्ट इन्फेक्शन में मदद करेगा, और जो आरबीसी होगा वो क्या होगा, गैस का ट्रांसपोर्ट करेगा, और प्लेटलेट क्या करेगा, कोगुलेशन में मदद करेगा, और एबी जो ग्रुप होगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा, और जो सिस्टोल होगा, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ये हमारा चैप्टर आज समाप्त हो रहा है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारा जो वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमसे कमेंट करके बताइए। अब हम आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट एक बार देखिए, हम 12 और 11 दोनों साथ लेके चल रहे हैं क्रैश कोर्स। ये हमारा क्रैश कोर्स का लास्ट वीडियो लेक्चर था। अब हम आपको कल से स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम ह्यूमन बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद फिर हम फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, फिर आपको हम प्लांट के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। एक ही चैप्टर हम आपको शीघ्र जल्द से जल्द हम क्रैश कोर्स पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हमारा जैसे क्रैश कोर्स ख़त्म होगा, हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, एनसीईआरटी, वो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी पूरा फुल्ली बेस होगा, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे।